गाड़ी हवेली के बड़े से लोहे के दरवाजे के सामने रुकी। विक्रम ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, लो भाई, आ गए हम अपने परदादा की पुश्तैनी हवेली में। पीछे की सीट से 19 साल की रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, पापा, यहाँ तो मेरे फोन के सिग्नल ही गायब हो गए हैं। मैं अपनी दोस्तों से कैसे बात करूंगी? विक्रम जोर से हंस पड़ा। अरे बेटा, कभी इन गैजेट से बाहर निकलकर खुली हवा का मजा भी ले लिया करो। विक्रम की पत्नी नेहा गाड़ी से बाहर निकली और हवेली को अजीब सी नजरों से देखते हुए बोली, खुली हवा? विक्रम, मुझे तो यहाँ आते ही अजीब सी घुटन और सीलन की महक आ रही है। पता नहीं हम यहाँ कैसे रहेंगे। विक्रम ने नेहा के कंधे पर हाथ रखा और मजाक करते हुए बोला, अरे मेरी जान, तुम तो हमेशा घबराती हो। थोड़ी साफ सफाई होगी तो ये हवेली किसी महल से कम नहीं लगेगी। 7 साल का आर्यन खुशी से उछलता हुआ हवेली के अंदर भाग गया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन जिस चीज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा वो था लाउंज की एक दीवार। उस दीवार के बीचों बीच ईंटों के अंदर एक 7 फुट लंबा काले रंग का बेहद पुराना घड़ियाल चुना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घड़ियाल को जानबूझकर दीवार का हिस्सा बना दिया गया हो, ताकि उसे कोई वहां से हटा ना सके। उसकी लकड़ी पर अजीब से निशान खुदे हुए थे और शीशा इतना धुंधला था कि अंदर का भारी पेंडुलम मुश्किल से नजर आ रहा था। नेहा ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, विक्रम, ये घड़ी यहाँ बहुत अजीब और डरावनी लग रही है। प्लीज इसे यहाँ से निकलवा दो। विक्रम ने हंसते हुए बात टाल दी और कहा, अरे तुम भी ना, ये तो बहुत कीमती एंटीक है, हमारे दादाजी की निशानी है। लेकिन विक्रम नहीं जानता था कि वो एक एंटीक नहीं, बल्कि एक ऐसा श्राप था जो बरसों से किसी के आने का इंतजार कर रहा था। उसी रात ठीक 12 बजे वो घड़ियाल जो बरसों से बंद पड़ा था, अचानक से चलना शुरू हो गया। टिक टॉक, टिक टॉक। उसकी आवाज इतनी भारी और गूंजने वाली थी कि बंद कमरों के दरवाजों के पार भी साफ सुनाई दे रही थी। हवेली में शिफ्ट हुए अभी 2 ही दिन गुजरे थे। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। रिया अपने कमरे में बैठी असाइनमेंट पूरी कर रही थी। पूरे घर में सन्नाटा था, सिवाय लाउंज से आने वाली उस घड़ियाल की भारी टिक टॉक के। अचानक वो आवाज रुक गई। एकदम सन्नाटा छा गया। रिया ने अपनी किताब बंद की और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर लाउंज में झांका। सिर्फ खिड़की से आने वाली चांद की हल्की रोशनी थी। रिया ने दबे कदमों से घड़ियाल की तरफ चलना शुरू किया। उसने गौर किया कि भारी पेंडुलम बिल्कुल रुक चुका था, लेकिन तभी उसे घड़ियाल के बंद शीशे के अंदर से कुछ सुनाई दिया। खुर खुर खुर, जैसे कोई अपने लंबे और तेज नाखूनों से लकड़ी को अंदर से खरोंच रहा हो। रिया के कदम वहीं जम गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन है वहां? अंदर से खरोंचने की आवाज अचानक रुक गई। रिया ने हिम्मत करके अपना चेहरा उस धुंधले शीशे के करीब किया। उसे लगा कि अंदर अंधेरे में कोई चीज हिल रही है। अचानक शीशे के अंदर से एक पीली खौफनाक आंख ने रिया को घूरा और शीशे पर अंदर से एक जोरदार मुक्का लगा। धड़ाम! रिया चीख मारकर पीछे गिरी। उसकी चीख सुनकर विक्रम और नेहा भागते हुए बाहर आए। रिया जमीन पर बैठी कांप रही थी और बस घड़ियाल की तरफ इशारा कर रही थी। जब विक्रम ने वहां जाकर देखा तो पेंडुलम अपनी रफ्तार से हिल रहा था और घड़ियाल के शीशे पर बाहर से नहीं बल्कि अंदर की तरफ से किसी बड़े हाथ के निशान छपे हुए थे। उस रात के बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। नेहा अब किसी भी कीमत पर वहां रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात तब हुई जब अगली सुबह नेहा किचन से बाहर आई। उसने देखा कि 7 साल का आर्यन उस घड़ियाल के बिल्कुल सामने खड़ा है। उसका माथा घड़ियाल के शीशे से लगा हुआ था और वो धीमी आवाज में किसी से बातें कर रहा था। नेहा का दिल जोर से धड़का। वो भागकर आर्यन के पास गई और उसे पीछे खींचा। आर्यन, तुम ये क्या कर रहे हो? किससे बातें कर रहे थे?
आर्यन ने अपनी मासूम लेकिन डरी हुई आंखों से मां को देखा और हकलाते हुए बोला, मम्मा, वो जो अंकल अंदर है ना, वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत जोर से भूख लगी है और वो बाहर आना चाहते हैं। ये सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी दिन विक्रम ने गांव के एक पुराने और बुजुर्ग आदमी से इस हवेली के बारे में बात की। उस बुजुर्ग के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। उसने विक्रम का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम्हारे परदादा कोई आम इंसान नहीं थे। वो काला इल्म करते थे, तंत्र मंत्र के माहिर थे। उन्होंने एक ऐसी शैतानी ताकत को जगा लिया था जो काबू से बाहर हो गई। मरते वक्त उन्होंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस शैतान को उस काले घड़ियाल में कैद कर दिया और उसे दीवार में चुनवा दिया। बेटा, वो घड़ी नहीं है, वो एक कैद खाना है और अब तुमने वहां जाकर उस ताकत को जगा दिया है। उसे भूख लगी है विक्रम, और वो ताकत किसी इंसान की बलि लिए बिना अब नहीं रुकेगी। बुजुर्ग की बातें सुनकर विक्रम का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। शाम के साए लंबे होने लगे थे। उसने हाफते हुए कहा, नेहा, रिया, आर्यन, सब बाहर आओ। हमें अभी की अभी ये हवेली छोड़नी होगी। वो कोई आम घड़ी नहीं है, अंदर एक शैतानी साया है। नेहा ने घबराहट में जल्दी से कुछ कपड़े बैग में ठूसे। आर्यन रो रहा था और रिया के हाथ पैर ठंडे थे। विक्रम ने घर का मेन दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पकड़ा और जोर से घुमाया, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। विक्रम ने पूरी ताकत लगाई। क्या मजाक है ये, खुल क्यों नहीं रहा? नेहा ने रोते हुए विक्रम का कंधा पकड़ा। विक्रम, दरवाजे बाहर से नहीं अंदर से लॉक है और चाबी मेरे पास है। उसने चाबी होल में डाली, लेकिन लॉक जैसे किसी ने अंदर से जाम कर दिया था। अचानक पूरे घर की लाइट एक झटके में चली गई। सिर्फ बाहर तूफान और बिजली चमकने की आवाज थी। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई वही मनहूस आवाज लाउंज से आने लगी। टिक टॉक, टिक टॉक, खुर्र खुर्र। रिया ने डर के मारे आर्यन को गले लगा लिया और चिल्लाई, पापा, वो आवाज, वो पेंडुलम की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। विक्रम ने पास रखी एक टॉर्च चलाई और उसका रुख लाउंज की तरफ किया। जो मंजर उन्होंने देखा वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। उस 7 फुट लंबे काले घड़ियाल का शीशा अंदर से टूट चुका था। टूटे हुए शीशे के अंदर से एक गाढ़ा काला धुआं बाहर निकल रहा था। टॉर्च की रोशनी में वो धुआं हवा में तैरता हुआ छत तक फैल गया और उस धुएं के बीच 2 जलती हुई लाल आंखें सीधे विक्रम की फैमिली को घूर रही थीं। आर्यन जोर जोर से रोने लगा। मम्मा, मम्मा, अंकल बाहर आ गए। नेहा ने चीखते हुए आर्यन को पीछे किया। अचानक उस धुएं में से एक लंबा, भयानक और काले पंजों वाला हाथ बाहर निकला और रिया की तरफ बढ़ा। रिया चीखी, नहीं पापा, मुझे बचाइए। विक्रम ने बिना कुछ सोचे लाउंज में रखी भारी लोहे की कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से उस काले घड़ियाल की लकड़ी पर दे मारी। धड़ाम, लेकिन लकड़ी पर एक खरोच तक नहीं आई। विक्रम ने हाफते हुए कहा, नेहा, ये ऐसे नहीं टूटेगा। ये लकड़ी शैतानी है। मुझे किचन से तेल ला कर दो, जल्दी। नेहा अंधेरे में भागती हुई किचन में गई और मिट्टी के तेल का डिब्बा लेकर आई। जैसे ही विक्रम ने तेल उस घड़ियाल के टूटे शीशे के अंदर और लकड़ी पर फेंका, वो काला साया जोर से चिल्लाया। वो आवाज इंसानी नहीं थी। विक्रम ने कांपते हाथों से माचिस जलाई और कहा, आज तेरा खेल खत्म, और तीली उस घड़ियाल के अंदर फेंक दी। भभक कर आग उठी। घड़ियाल के अंदर से किसी के जलने की भयानक चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। जैसे ही वो शैतानी लकड़ी जली, घर का मेन दरवाजा एक जोरदार झटके से खुद ब खुद खुल गया। विक्रम ने चीखते हुए कहा, भागो, बाहर निकलो सब। पूरी रात हवेली जलती रही। विक्रम और उसका परिवार शहर वापस लौट आए। उन्होंने मुड़कर उस हवेली और उस काले घड़ियाल की तरफ दोबारा नहीं देखा। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन शैतानी ताकतें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती।
2 दिन बाद शहर के एक कबाड़ी बाजार में एक बूढ़ा बढ़ई उस जली हुई हवेली के मलबे से कुछ साफ लकड़ियां अपनी दुकान में लेकर आया। उसने अपने नौकर से कहा, अरे रामू, देख कितनी मजबूत लकड़ी है, थोड़ा सा ही जली है, इसे रगड़कर साफ कर, आज ही किसी बड़े सेठ का ऑर्डर पूरा करना है। नौकर ने उस काले घड़ियाल की बची हुई भारी लकड़ी को साफ किया। उस बढ़ई ने उस पुरानी मनहूस लकड़ी को तराश कर एक बेहद खूबसूरत बच्चों का पलंग बना दिया। कुछ ही घंटों में एक अमीर आदमी वो पलंग अपने छोटे बच्चे के लिए खरीद कर घर ले गया। रात का वक्त था, नया घर, नया कमरा। बच्चा उस नए चमचमाते पलंग पर गहरी नींद सो रहा था। पूरे कमरे में सन्नाटा था, लेकिन तभी उस पलंग की लकड़ी के अंदर से एक बहुत ही धीमी और पुरानी आवाज आनी शुरू हुई। टिक टॉक, टिक टॉक। और फिर एक भारी, खौफनाक और दबी हुई हंसी की आवाज गूंजी। ही 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 ही। वो काला साया अब राख से निकलकर एक नई मंजिल पर पहुंच चुका था।